गुड इवनिंग एवरीवन। तो बज गए हैं रात के 11 और लेट हो गया, आज लेट हो गया। बट कोशिश करूँगा रोज़ चाहे जितना भी बजे एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और जहाँ पे कुछ नए स्टॉक्स, कुछ नया तरीका स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का, कुछ स्टॉक्स की लिस्ट निकालने की कोशिश करूँगा जो जिनमें कुछ एक्टिविटी हो सकती है। बट ये सब स्टॉक्स ना ये एक दिन के लिए नहीं होंगे कि कल कुछ हो जाएगा। ये सब सनसनी मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज एक्चुअली फ्रेंकली बताऊँ, कल किस में क्या हो जाएगा वो बताना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब वो स्टॉक्स है जिनमें कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आपके ट्रैकर में रहना चाहिए। तो कल अपने लोग ने देखा रिज़ल्ट से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उसको अपन लोगों ने देखा, तो वो अपने ट्रैकर में है। अगर उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी आई तो डेफिनेटली उसको पार्टिसिपेट करेंगे। बट आज इंटरेस्टिंग हुआ कि आज मैं एक इवेंट में गया, और उस इवेंट के अंदर में मेरा एक दोस्त है जो आयरन एंड स्टील सेक्टर को बिलोंग करता है। तो उसने मुझे बोला पिछले 25 दिन के अंदर में लोहा में अच्छी खासी तेज़ी आई है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लोहा और यहाँ से तेज है। एक्सपेक्ट कर रहा है 20 से 25% कम से कम तेज़ी और लोहा में आ सकती है। और मैंने पूछा क्यों तेज़ी आ रही है, तो उसने कहा भैया डिमांड है, ऐसा और कोई बात नहीं है। तो लोहा में अगर तेज़ी है तो कौन सा सेक्टर अपने देखेंगे? आयरन एंड स्टील। और आयरन एंड स्टील में भी ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स आयरन एंड स्टील के जो है वो सारे तेज़ हो जाएंगे। बट अपने को, जैसा कि अपना सिस्टम है ना, अपने को तो ये देखना है कि भाई कौन से स्टॉक है जिनको बेनिफिट होगा आयरन एंड लोहा में तेज़ी आने के कारण। तो एक बार अपने आयरन एंड स्टील सेक्टर के अंदर में चलते हैं, तो एंटायर सेक्टर में चलते हैं, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर में चलते हैं। तो स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, मेटल, फेरस और स्टील, स्पॉन्ज आयरन और पिग आयरन, ठीक है, 3 है। एक बार मेटल फेरस के अंदर में चलते हैं, तो ये नेशनल स्टैंडर्ड, सार्थक मेटल्स, शारदा इस्पात, ब्लूम इंडस्ट्रीज, MSL, तो इनको एक बार अपने टेक्निकली इवेलुएट कर लेते हैं कि क्या इनके अंदर में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न अपने को नज़र आ रहा है। तो आंसर ये है कि सार्थक मेटल में अपने को कुछ दिख रहा है कि ये EMI, सारे EMI के ऊपर में है। तो अगर मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तेज़ी बनेगी तो इस तरह के स्टॉक में जो सारे EMI के ऊपर है उसमें बन सकती है। ये देखिए, ये ऐसे तो ये छोटा स्टॉक लग रहा है, तो प्रॉब्ली मैं इसको अवॉइड करूँगा। आई थिंक एक बात है कि अगर लोहा तेज हो रहा है तो लोहा जो यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल उनके लिए सही नहीं है ना। जो माइनिंग कंपनी है उनके लिए बहुत सही है। तो एक काम करते हैं, माइनिंग्स में देखते हैं। तो इसको आयरन को हटा के एक बार माइनिंग, हाँ माइनिंग देखिए, माइनिंग एंड मिनरल, तो नॉन फेरस मेटल्स, यहाँ इंटरेस्टिंग अपने को कुछ मिल सकता है। तो लेट्स गो टू माइनिंग, एंटायर माइनिंग सेक्टर, और इसके अंदर में जो माइनिंग एंड मिनरल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू टेक्निकल देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो लोहा तेज़ हो रहा है, कमोडिटी सारे तेज़ हो रहे हैं, तो उसका क्लियरली इम्पैक्ट यहाँ दिख रहा है कि कोल इंडिया, NMDC, KYCL, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार टेक्निकल इंडिकेटर भी देख लेता हूँ कि कौन सा स्टॉक है जिसमें RS पॉजिटिव है। तो RS पॉजिटिव कौन सा है? वो सारे ही RS पॉजिटिव भी है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब इसके अंदर में हमको फ्रॉम अ PE अर्निंग मल्टीपल देखें तो कोल इंडिया 7 का PE है, NMDC 12 का PE है, गुजरात मिलन डेवलपमेंट 16 का PE है। तो ये NMDC को देखा जाए, इंटरेस्टिंग। NMDC, वाओ ब्यूटीफुल, कितना अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। RS भी पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत सही लग रहा है इसके अंदर में। तो इसका एक यहाँ पे थोड़ा लंबी अवधि का इसको खोल लेते हैं अपने। तो ये स्टॉकेज में ये ब्यूटी है हाँ, कि अपने को, अभी मैं गाड़ी में घर जा रहा हूँ उस गेट टुगेदर से, तो वहीं से ही रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। तो अगर लोहा का दाम बढ़ा रहा तो डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट आएगा। कोल इंडिया तो ऑब्वियसली कोल से रिलेटेड है, तो कोल इंडिया का भी स्ट्रक्चर बड़ा, देखिए क्या होता है, लोहा बढ़ता है तो मोटा मोटी कोल का डिमांड भी बढ़ता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कोल का यूज़ होता है लोहा के अंदर में। तो ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो माइनिंग सेक्टर पे ध्यान रखिए, पॉसिबली यहाँ से अपने को कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। अच्छा, ये नॉन फेरस मेटल्स जो हैं इसमें भी कुछ अपने को स्टॉक नज़र आ सकते हैं। तो अंदर चलते हैं ये पूरा सेगमेंट के अंदर में। तो यहाँ पर अपने
में अगेन आ जाते हैं। और ये में वाओ, ये क्या हो रहा है, ये ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है ये कमोडिटीज़ के अंदर में। और अपेरेंटली लुक लाइक ये तेज़ी सस्टेनेबल तेज़ी लग रही है, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट लिव तेज़ी है। तो आई थिंक स्टॉक जिसमें थोड़ा वैल्यू दिख रहा है उन स्टॉक्स के अंदर में दिमाग लगाना चाहिए, बिकॉज लोहा तेज़ है तो जनरली लोहा तेज़ होता है तो सारे मेटल्स भी इस तरह से तेज़ होते हैं। बाय द वे आयरन एंड स्टील के अंदर में जब हम आयरन एंड स्टील देखते हैं तो ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड प्लांट जिसका होता है, तो वो थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका इंटीग्रेटेड प्लांट है और जो रीजनेबली वैल्यूड है। तो एक बार पूरा आयरन एंड स्टील सेक्टर जो है इसका अपने देख लेते हैं। तो टाटा स्टील यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, सेल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वेरी गुड। जिंदल स्टील, अब APL अपोलो, इनफैक्ट सेल को देखा जाए दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहाँ 120-130 लेवल पे था, ये ऑलरेडी 170 लेवल पे आ गया है। दिस इज़ लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये सेक्टर पे ध्यान रखिए। आई थिंक इसी में से ही कुछ ना कुछ अपने को स्टॉक मिलेगा। तो थोड़ा होमवर्क तो देखिए आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्टॉक निकाल के आपको दे दूँ, बिकॉज दैट्स नॉट प्रीटी मच व्हाट आई इंटेंड टू डू। बट ओवरऑल ये सेक्टर जो है लोहा वाला, इंक्लूडिंग माइनिंग सेक्टर, इस पे ध्यान रखिए, पॉसिबली हमको इसमें से कुछ मिल सकता है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।